आज हम लोग क्लास 11th मैथ में अध्याय 4 पढ़ेंगे, अध्याय 4, जिसका नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो ये गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है, पहले इसको हम लोग जानते हैं और फिर हम प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व करेंगे। देखिए गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है, देखो कपारे हाथ देखो बैठे है ना। देखो गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है कि जब किसी बीजगणित अथवा गणित के परिणाम अथवा कथन को, बीजगणित समझ रहे हैं ना, एक्स वाई जेड अंक वाला ये सब बीजगणित हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बीजगणित अथवा गणित के परिणाम अथवा कथन को, किसी भी बीजगणित का कुछ रिजल्ट होता है, जैसे फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये बीजगणित का क्या है, परिणाम है। तो इसको यदि हम धन पूर्णांक के रूप में व्यक्त करें, माने किसी स्टेटमेंट को हम लोग कथन के रूप में लिखें, किसी स्टेटमेंट को किस में लिखें, कथन के रूप में, कथन कह रहे हैं, कथन के रूप में, धन पूर्णांक के रूप में लिखें। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना ओम का नियम, ओम का नियम पढ़े हैं कि उस पर जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो भी समानुपाती आई नहीं पढ़े हैं। तो इसको हिंदियों में तो लिखा गया था कि जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो उसमें जो प्रवाहित धारा होता है वो उत्पन्न किए गए विभवांतर क्या होता है, समानुपाती। पढ़े हैं ना हम लोग। अब उसी को ना इस छोटे से लैंग्वेज में लिखे हैं। तो ये आपका हो गया, इसी को कहते हैं कि गणितीय कथन है, ये गणितीय रूप है। तो इसी को जब हम धन पूर्णांक के रूप में व्यक्त करते हैं, तो पूर्णांक के रूप में, जो धन पूर्णांक के रूप में व्यक्त करेंगे तो उसको सिद्ध भी तो करना पड़ेगा कि सही है कि गलत है। तो सिद्ध करने के लिए जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उसे गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं। माने कुल मिला के कोई भी अगर आपका बीजगणितीय कथन है तो उसके परिणाम को जब हम धन पूर्णांक Pn के रूप में, या आपका पूर्णांक है 1 2 3 4 5 6 7 8 पूर्णांक है, तो किसी भी कथन को सिद्ध करने के लिए हम जिस नियम का प्रयोग करते हैं, जिस विधि का प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये तो हुआ कि गणितीय आगमन का सिद्धांत डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ लिखा जा रहा है किस सिद्धांत के अनुसार, माने सिद्धांत क्या कहता है, यह सिद्धांत यह कहता है कि यदि कोई दिया गया कथन, देखिए ये सबको याद होना चाहिए, याद रहेगा ना तो सवाल आसानी से बन जाएगा। तो यदि कोई दिया गया कथन Pn n = 1 के लिए सत्य है, माने कोई कथन है n के रूप में है और वह n = किसके लिए सत्य है, 1 के लिए सत्य है। माने जब उसमें हम n के बदले में 1 रख रहे हैं ना, तो दोनों पक्ष क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब n = 1 के लिए क्या है, सत्य है। यदि वह, माने n = 1 के लिए सत्य हो चुका है, यदि वह n = k के लिए सत्य हो, n = k के लिए सत्य हो, तो n = k + 1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। माने 3 कंडीशन में उसको चेक करना है हम लोगों को। एक हमको चेक करना है किस पर, n = 1 पर, n = 1 पर चेक करना है, वहां सही सिद्ध करना है, सही सिद्ध हो जाएगा। दूसरा n = k पर सिद्ध करना है, यदि n = k पर सिद्ध हो गया फिर से, तो k + 1 पर भी सही हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो 3 स्टेप में अगर वो सही साबित हो गया तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह n के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, सत्य होगा। और जब n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा तो हमारा जो गणितीय कथन होगा वो सही सिद्ध हो गया। तो ये हमारा लास्ट वाला पर फोकस करना है कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई दिया गया कथन Pn n = 1 के लिए सत्य है, यदि वह n = k के लिए सत्य हो, तो n = k + 1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। तो हमको कितने स्टेप में जांच करना होगा, 3 स्टेप में। n = 1 पर, फिर n = k पर, फिर n = k + 1 पर। और जब तीनों के लिए सत्य हो गया तो हम कह दें कि अतः हमारा जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो n का कोई भी मान रख लीजिए, सबके लिए क्या होगा, सही होगा। एक उदाहरण देखा जाए इस पर, देखिए एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो भी इसमें नियम लागू होगा, इसमें जितना भी क्वेश्चन है, कितना 2200-2300 क्वेश्चन है ना, सभी पर एक ही नियम लागू होगा। इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब एक ही जैसे होगा, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं होगा। तो हम लोग प्रश्नावली 8 नहीं है जी, प्रश्नावली 4.1 को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.1 और मेन चीज है इसमें कि
जो इसका प्रोसेस है सॉल्व करने का जो तरीका है उस तरीका पर फोकस करना है। प्रश्नावली 4.1 देखिए, प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1 खुला है जी। तो प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इसके सिद्धांत को रटने से बढ़िया है कि सवाल को देखा जाए, समझे। सवाल को देखेंगे सिद्धांत अपने आप क्लियर होने लगेगा। तो कह रहा है कि सभी स्मॉल एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल एन माने नेचुरल नंबर के लिए गणितीय आगमन का सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस कहाँ तक कह रहा है कि +3 टू दी पावर n - 1 यही ना है, इक्वल टू 3 टू दी पावर n - 1/2। इसको सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। यही हम लोग का कथन Pn है। ये कथन क्या है, Pn है। तो इसमें लिख लेंगे, ये तो प्रश्न हो गया। तो जब इसको हल करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना दिया गया कथन क्या है, Pn है। मान लेंगे कि दिया गया कथन क्या है, Pn, और यहाँ पर Pn लिख के ऐसे दो बिंदु लगा देंगे, सच दैट, ठीक। Pn ये आपका कथन हो गया। हमको कितने स्टेप में इसको चेक करना है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। अच्छा, जब ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, इसका मतलब बराबर है, तभी तो कह रहा है सिद्ध करने के लिए। तो हमको भी सिद्ध कर देना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर। तो सबसे पहले क्या रख के चेक करना है, गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि कोई कथन n = 1 पर सत्य है, और यदि n = k पर सत्य है, तो n = k + 1 पर भी सत्य होगा। और अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो जाता है तो n के प्रत्येक मान के लिए क्या हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। तो हम, गर्मी हो रहा है, चालू करो, हमको भी हो रहा है, चालू करो, ये बोलने पर गर्मी हो रहा है, थोड़ा सा हिलेगा नहीं उससे। पहले दांते से नहीं जी, चलो चालू हो गया। तो सुनिए, ये इस कथन को हम क्या मान लिए, Pn मान लिया गया कि कथन हमारा क्या है, Pn है। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हैं, 1 + 3 + 3 स्क्वायर, तो अगला पद क्या होना चाहिए, 3³ होना चाहिए, फिर 3 का पावर 4 होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और लास्ट वाला पद 3 का पावर n - 1 है। तो ये जब सब कुछ जोड़ा जा रहा है तो इतना आ जा रहा है। तो हम इसको सबसे पहले किस पर चेक करें, n = 1 पर। तो अच्छा, इसका योगफल ही तो यह दे रहा है, ध्यान देना, क्या दे रहा है, योगफल दे रहा है। तो अगर हम कहें कि n = 1 रख रहे हैं, तो n = 1 का मतलब यह हुआ कि हम पहले पद का योगफल ले रहे हैं। n = 2 कहेगा तो कितने पद का योगफल, 2 पद का योगफल। n = 3 कहेगा तो 3 पद का योगफल। n = 4 कहेगा तो 4 पद का योगफल। तो n = 1 का मतलब कि हम इधर से एक पद का योगफल ले रहे हैं, और इधर तो योगफल निकाल के न दिया है, तो इधर n के बदले में 1 क्या कर देंगे, रख देंगे। कुछ समझ में आ रहा है, n = 1 मतलब कितने पद का योगफल, एक पद का योगफल। तो बताइएगा एक पद का योगफल कितना होगा, एक ही तो होगा। अरे पहला पद 1 है तो पहले पद 1 का योगफल तो 1 ही होगा। अगर हम कहें कि n = 2, तो 2 पद का योगफल तो 4 ना हो जाएगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। हम कहें 3 पद का योगफल, तो 3 पद का योगफल देखिएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 1 = 13, 3 पद का योगफल 13 ना होगा। तो इधर n बराबर अगर 3 रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, n बराबर कितना रख रहे हैं, 3। और 3 पद का योगफल कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 1 = 13। n = 3 रखने पर इधर भी 13 आ जाएगा, तो सही होगा। तो ये हमको सिद्ध करना है कि ये सही है। वैसे तो सही हो जाएगा, चाहे तो चेक कर सकते हैं। रखिए, n = 1 पर रख के चेक करते हैं। तो n = 1 पर तो लिखेंगे n = 1 के लिए, माने हम किसके लिए चेक कर रहे हैं,
n इक्वल टू 1 के लिए कितना स्टेप में चेक किया जाएगा इसको? 3 स्टेप में। एक बार n इक्वल टू 1, एक बार n इक्वल टू k और एक बार n इक्वल टू k प्लस 1। तीनों पर बराबर आएगा तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो n इक्वल टू k के लिए देखिएगा, n इक्वल टू k, देखिए k बोल दिए हैं, n इक्वल टू 1 के लिए तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो p1 हो जाएगा। ऐसे दो बिंदु लगा देंगे, ठीक। अच्छा, एक पद का योगफल मतलब क्या समझ रहे हैं? एक पद का योगफल मतलब पहला ही ना है तो 1 हो जाएगा। पहला पद का योगफल क्या है? 1 है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इसको लिखेंगे n इक्वल टू 1 के लिए एक पद का योगफल आपका हो गया 1। और उधर रखिए मान n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 3 के पावर 1 माइनस 1 बाई 2, तो 3 के पावर 1 तो 3 ही होता है। और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 2 बचेगा। और 2 बाई 2 कट के कितना हो गया? मतलब 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब हम लोग कथन सही हो गया। n इक्वल टू 1 के लिए क्या है? सत्य है। 2 के लिए नहीं चेक करेंगे, 2 के लिए नहीं चेक किया जाता है, 3 के लिए नहीं चेक कर, सीधे किसके लिए चेक करते हैं? जब n इक्वल टू 1 के लिए सत्य होगा तो सीधे कहाँ पहुंचेंगे? k पर। अच्छा, मन करेगा 2 पर चेक करें तो कैसे चेक करेंगे? तो 2 पर चेक कर लेते एक बार। तो 2 पर चेक करेंगे तो n इक्वल टू 2 जब रखेंगे ना तो 2 मतलब कि 2 पद का योगफल, तो 2 पद का योगफल तो 4 होगा, होगा ना। और उधर n इक्वल टू 2 रख लीजिए, तो 2 रखेंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, n के बदले में 2 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 तरीके 9 में से 1 गया तो 8/2 होगा, 4 नहीं जाएगा, सही नहीं हो रहा है। 3 रखेंगे तो 3 को पद ले लेंगे, या n का मान कितना रख देंगे? 3 रख देंगे, हमेशा बराबर आएगा। यही तो सिद्ध करना है कि हमको हमेशा बराबर आएगा। तो n इक्वल टू 1 के लिए हमारा कथन क्या है? सत्य है। तो लिखेंगे कि अतः Pn किसके लिए? n इक्वल टू 1 के लिए क्या है? सत्य है। एक चीज तो हो गया कि हम लोग कथन n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया? सत्य हो गया। अब किसके लिए दिखाना है? k के लिए। अच्छा, ये कह रहा है ना कि n इक्वल टू k के लिए सत्य होगा तो k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। तो उल्टा नहीं कह सकते हैं कि अगर k प्लस 1 के लिए सत्य है तो n नहीं, ध्यान से ये कह रहा है कि n इक्वल टू 1 पर सत्य है, हम लोग का सत्य हो गया। अब कह रहा है कि यदि n इक्वल टू k पर सत्य होगा तो n इक्वल टू k प्लस 1 पर भी सत्य होगा। माने n इक्वल टू k पर सत्य होगा ना तो n इक्वल टू k प्लस 1 पर भी क्या होगा? तो उल्टा भी तो कह सकते हैं कि यदि n इक्वल टू k पर सत्य है, इसका मतलब कि n इक्वल टू k पर भी सत्य हुआ है। n इक्वल टू k प्लस 1 पर अगर सत्य है तो k पर भी क्या है? सत्य है। क्यों? क्योंकि प्रश्न सिद्धांत में तो कह ही रहा है कि जब k पर सही होगा तभी k प्लस 1 पर क्या होगा? सही होगा। गुंजन पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भूजा तार नुकसान कर दी। समझो, ध्यान से देखो। जाओ, सिद्धांत क्या कह रहा है? 3 स्टेप में सिद्ध करना है। n इक्वल टू 1 पर सत्य है तो सत्य है हम लोगों का। अब कह रहा है कि यदि n इक्वल टू k पर सत्य हो जाए तो k प्लस 1 पर भी सत्य होगा। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जब k पर सही होगा तभी ना यहाँ पर सही होगा। अगर यहाँ पर सही हो जा रहा है तो इसका मतलब यही नहीं होगा कि यहाँ पर भी सही है। बात समझ रहे हैं? तो हम क्या करते हैं कि यहीं पर मान लेते हैं कि माना n इक्वल टू k पर सत्य है, चेक नहीं करेंगे, कह देंगे माना n इक्वल टू k पर क्या है? सत्य है। यहाँ पर लेकर सिद्ध कर देंगे। जहाँ ये सिद्ध हुआ कि n इक्वल टू k पर सत्य है, इसका मतलब कि n इक्वल टू k प्लस 1 पर अगर सत्य है तो k पर भी क्या होगा? सत्य होगा। तो हमको 3 स्टेप में चेक करना है। ध्यान से देखिए, अब हम कहाँ चेक करेंगे इसको? n इक्वल टू k पर लिखेंगे n इक्वल टू k के लिए, n इक्वल टू k के लिए बताइए n इक्वल टू k के लिए क्या लिखें? n के बदले में कहाँ तक ले जाना है? अरे इनको k तक ना ले जाना है तो ले जाइए 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक? k तक, माने 3 टू द पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 के पावर k माइनस 1 बाई 2। यहाँ पर लिख लेंगे कि माना
कथन Pn n इक्वल टू k के लिए सत्य है, सत्य है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है यह। हम कह रहे हैं कि n इक्वल टू k पर जब सत्य होगा तभी k प्लस 1 पर भी सत्य होगा। तो अगर k प्लस 1 पर सत्य है इसका मतलब कि k पर भी सत्य हुआ होगा, तभी तो लास्ट में सत्य हो रहा है। तो सेकंड वाला को हम लोग सॉल्व न करके सीधे मान लेते हैं कि माना कथन Pn n इक्वल टू k के लिए क्या है, सत्य है। तो जब n इक्वल टू k के लिए सत्य है तो लिख दिया गया और इसको बना दीजिए एक समीकरण 1, ठीक। और अब किसके लिए चेक करना है, k प्लस 1 के लिए। पुनः n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अच्छा, k प्लस 1 का मतलब क्या समझ रहे हैं? k प्लस 1 का मतलब ये हुआ है तो k पद के लिए ना है, तो k प्लस 1 का मतलब कि इसमें एक पद और आगे बढ़ जाएगा, ये ना मतलब हुआ। k प्लस 1 का मतलब क्या है, एक पद इसमें और आगे बढ़ जाएगा, भाई एक पद और आगे। तो जब n इक्वल टू k प्लस 1 रखेंगे तो देखिए 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे, 3 के पावर k माइनस 1 तो रहेगा, 3 के पावर k माइनस 1 तो रहेगा, इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ देना है। और k प्लस 1 जहाँ k है तहाँ पर क्या रख देना है, k प्लस 1। तो देखिए जहाँ k है तहाँ रखेंगे k प्लस 1, k के बदले में k प्लस 1, i माइनस 1 तो है ही है, समझ में आया। i इक्वल टू, ये बाहर नहीं जा रहा जी, इक्वल टू 3 के पावर कितना रहेगा, नहीं k प्लस 1 के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ये ध्यान दो। n इक्वल टू किसके लिए लिख रहे हैं भाई, एक लाइन समझ में आया ऊपर वाला, n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। हमने n इक्वल टू k के लिए सत्य मान लिया, तो मान लिया तो n बराबर k हमने रख दिया, एक समीकरण बन गया। अब सिद्ध करना है कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या है, सत्य है। तो k प्लस 1 का मतलब क्या है कि इससे एक स्टेप और कहाँ चलना है, आगे, तो ये तो पूरा लिखेबे करेगा। तो 3k माइनस 1, अरे k में से एगो कम है, k में से क्या है, एक कम है, तो k में जब एक जोड़ देंगे तो केवल k ही तो बचेगा, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, केवल k ही ना बचेगा। तो जब k बचेगा यहाँ एक कम है, इसका मतलब इधर से एक ही ना अधिक आगे हो रहा है। तो इधर तो हम लोग सेट कर ले रहे हैं, लेकिन इधर जहाँ k है ना तहाँ पर क्या लिखाएगा, k प्लस 1। तो 3 पावर k प्लस 1 और माइनस 1 तब बटा 2, ये लाइन समझ में आया। अब देखिए इसमें 1 प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 3 के पावर k माइनस 1, ठीक है, आप प्लस 3 के पावर कितना k, ये कट गया और इधर कितना बचा 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, ये लाइन समझ में आया है। अब देखिएगा k है उससे एक कम है, माने अगर ये 6 है तो ये 5 है, अगर ये 7 है तो ये 6 है, ये को कम है ना है, तो क्या इससे एक स्टेप आगे का नहीं है, वही हम कह रहे हैं कि एक स्टेप और कहाँ का ले लिए, आगे का। अच्छा, समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 यह कहता है कि 1 से लेकर के 3 टू दी पावर k माइनस 1 का जो है योगफल है वो तो इसके बराबर है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो योगफल है वो तो समीकरण 1 में लिख दिया गया है। देखिएगा, देखिए तो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस प्लस कहाँ तक 3 के पावर k माइनस 1, तो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 के पावर k माइनस 1, इतना योगफल हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर k माइनस 1 बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से। इसके बदले में लिख सकते हैं 3 के पावर k माइनस 1 बाई 2 आप प्लस 3 के पावर क्या k, अब उधर कितना हो गया 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2। कोई दिक्कत इसमें, हम क्या किए हैं, हर स्टेप में ही काम करना है। n इक्वल टू 1 के लिए सिद्ध कर देना है, n इक्वल टू k के लिए सत्य मान लेना है, और उसके बाद n के बदले में कितना रख देना है, k प्लस 1। तो यहाँ पर जो समीकरण बनेगा ना एक, इसी में एक स्टेप और का और कहाँ चल देना है, आगे चल देना है। हो गया, तो यहाँ पर चल दिया हम, कटने वाला है कट गया। अब जो बचा इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पहले से पता ही है,
3 टू द पावर k माइनस 1 बाई 2 है, तो इसके बदले में उठा के यही रख दिए। अब बाकी 3 के पावर k है तो यही है, यह यहाँ पर उतर गया, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए कुछ नहीं है, बटा तो कितना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे एक बार में ही कटेगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 के पावर k माइनस 1 रहेगा, आप प्लस 1 से भाग करेंगे 2 ना 6 ना हुई, 3 के 2 इंटू 3 के पावर k, 2 इंटू 3 के पावर कितना k, उधर कितना हो जाएगा 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, दोनों का नीचे से 2 कैंसिल हो गया ना। अच्छा 3 के पावर k एक बार है, 3 के पावर k 2 बार है, तो 2 बार एक बार मिलकर को बार होता है? 3 बार होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू 3 के पावर k। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? अरे इसको x समझो, ये x है, 2 गो x, ये 1 गो x, मिला के 3 गो x होता है। 3 के पावर k को बार है? 2 बार, 3 के पावर k को बार है? 1 बार, तो दोनों मिला के को बार? 3 बार हो जाएगा। तो वही 3 के पावर k को बार हो गया? 3 बार हो गया। तब माइनस 1, उधर देखिएगा 3 k प्लस 1 पावर उसका माइनस 1, बाहर नहीं जा रहा है जी अभी। अच्छा कुछ नहीं है, पावर तो 1 है ना। अच्छा यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 3 के पावर 1 है तो दिख रहा है ना इसमें, 3 के पावर 1 और 3 के पावर k माइनस 1। अभी सवेरे पढ़े हम लोग आधार घातांक, जब आधार बराबर तो घात जुड़ जाएगा, तो एक ही बार 3 के पावर 1 प्लस k लिखिए, चाहे k प्लस 1 लिखिए, बात हो एक ही है। तो 3 के पावर k प्लस 1 और माइनस 1, और उधर भी वही आ गया 3 के पावर k प्लस 1 माइनस 1, देखिएगा बराबर नहीं हो गया। तो है तो हम लोग माने थे ना कि पी n इक्वल टू k के लिए सत्य है, यह तो सिद्ध करके दिखा दिए कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सही साबित हो रहा है। तो सही तभी हो सकता है ना जब n इक्वल टू k भी क्या होगा? सत्य होगा। तो हम कह देंगे अतः दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए क्या है? सत्य है। तो सभी सवाल में यही काम करना है कि पहले n इक्वल टू k के लिए क्या करना है? बराबर दिखा देना है, फिर n इक्वल टू k के लिए सत्य मान लेना है, और उसके बाद से n इक्वल टू k प्लस 1 रखेंगे, और k प्लस 1 जब रखेंगे तो यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे हम लोग। इसका उपयोग करके क्या कर देंगे? छोटा कर देंगे, और फिर दोनों पक्ष को हल कर देंगे, तो आप ये उत्तर आ जाएगा। और लास्ट में बराबर आ गया, मतलब कि सत्य है। 3 बार सही हो गया ना हम लोग का। अच्छा ये नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि यहीं पर मिस्टेक है। k प्लस 1 पर तभी सत्य होगा जब वो केवल k पर सत्य होगा, ये ध्यान रखना। नहीं तो इसको भी सिद्ध करेंगे तो काफी लंबा चौड़ा होगा, तो क्या फायदा है? तो एक को हम मान लिए, दूसरे पर लेकर कर दिए, सिद्ध कर दिए। ये तभी संभव है जब यह है, इसका मतलब तीनों पर सही है। तो n इक्वल टू 1 पर सही है, n इक्वल टू k पर सही है, n इक्वल टू k प्लस 1 पर सही है। तो n के प्रत्येक मान पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको लिखिए।